नमस्कार। कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो अब ऐतिहासिक हो चले हैं, हिस्टोरिकल हो चुके हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 100 दिन के भीतर विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा। और इतना काला धन है विदेशों में कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये वो वाक्य हैं, ये वो जुमले हैं जो अब इतिहास बन चुके हैं। इनको कोई याद नहीं रखना चाहता, इन पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, खासकर मीडिया में तो। लेकिन सच जो है वो कई रास्तों से बाहर निकल ही आता है। पनामा पेपर्स एक ऐसा ही उदाहरण है। कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और साथ में पूरी दुनिया के 100 के करीब मीडिया संस्थानों ने मिलकर हाथ मिलाए और ऐसे डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं पनामा को लेकर। 1,15,00,000 डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बाहर आए हैं कि किन किन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना काला धन पनामा में जमा कर रखा है। पनामा एक छोटा सा देश है, सेंट्रल अमेरिका के कोने पर है। पहले भारत में पनामा की पहचान एक सिगरेट ब्रांड से हुआ करती थी। पूरी दुनिया में पनामा की पहचान पनामा कनाल से हुआ करती थी। 77 किलोमीटर लंबी ये नहर है, ताकि समुद्री जहाज़ों को बहुत लंबा चक्कर ना लेना पड़े। ये बनाई गई नहर है, उसमें से ही जहाज निकल आते हैं। पनामा की आमदनी का जरिया भी यही था, पनामा देश की। बाद में पनामा वालों ने ये रियलाइज किया कि अगर हम एक टैक्स हेवन बन जाएं, माने यहाँ पर लोग अपनी कंपनी खोल लें, उसमें निवेश कर दें, कुछ दिखा दें और बिजनेस करते रहें, बहुत कम टैक्स या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो अपना पैसा पनामा के जरिए वहां जमा कर सकते हैं, अपना काला धन। कुल 424 भारतीयों के नाम भी हैं इसमें, जिनके वहां पर टैक्स हेवन्स में अरबों खरबों रुपए जमा है। आइए हम जानते हैं पहले तो पनामा पेपर्स क्या हैं और भारतीयों के नाम कौन कौन से हैं और सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सिद्धार्थ भाटिया बताएंगे आपको। एक साल पहले जब पनामा पेपर्स के बारे में सारी दुनिया के अखबारों में, भारतीय अखबारों में भी खबर छपी थी, तो उस वक्त लगा था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ होगा। कई देशों ने कुछ किया भी है, कई देशों ने लोगों को जेल में डाला है। इंडिया में 400 से ज्यादा लोगों के नाम आए थे। वो नाम भी बहुत बड़े फेमस नाम थे, आप खुद ही सुन लीजिए और देख लीजिए कि उनके बारे में कुछ हुआ क्या। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, केपी सिंह डीएलएफ के, विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई, ऐसे कई लोग थे और कई बहुत ही जाने माने और कई कुछ ज्यादा कुछ लोअर प्रोफाइल के लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट लोग। एक साल के बाद अगर हम देखते हैं तो ना उस खबर के बारे में चर्चा है, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी दिख रही है, ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ किया जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। किसी ने कोई ये भी नहीं कहा कि हम इनके पीछे इंक्वायरी कर रहे हैं। जो लोग हैं उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों ने डिनाई किया है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका डिनायल गलत है या सही है, पर इंक्वायरी तो हो। खासकर इस सरकार ने काला धन वापस लाने की बहुत बड़े प्रोमिसेस किए थे। डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी यही कहा गया था कि काला धन बाहर आएगा। तो हमें कुछ पता तो चले कि पनामा पेपर्स के बारे में कुछ हुआ है क्या, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये इंडिया का हर सिटीजन जानना चाहता है। अभी हाल ही में खत्म हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हर मंच से, हर रैली में जोर जोर से कहते रहे कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार मिटाकर दम लूंगा। उनकी मंशा, उनका इशारा नोटबंदी की तरफ था। अब नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम भी हुआ हो हमें नहीं मालूम, हासिल क्या हुआ हमें नहीं मालूम, कितना पैसा वापस आया हमें नहीं मालूम। हमें मालूम है तो ये मालूम है कि जो लोग मजलूम हैं, कमजोर हैं, उनको लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, उनका पैसा उनकी जेब से निकाला गया और सरकार ने तय किया कि कौन कितना पैसा अपने अकाउंट में रख सकता है और कितना रोज निकाल सकता है। जबकि असली भ्रष्टाचार जो है वो पनामा के टैक्स हेवन्स में है, वो स्विस बैंक के खातों में है और वो इसी तरह के और जो कैनरी आइलैंड वगैरह हैं वहां पर है। ज्यादातर काला पैसा हमारा लंदन में भी है और जो रूट इस्तेमाल किए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पैसे को वापस यहां पर लाने के लिए, उसमें पनामा 1 है, मॉरिशस 2 है, सिंगापुर 3 है। अगर तो प्रधान सेवक वाकई गंभीर है भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर,
तो सारे नाम उनके पास हैं, सारी सूचना उनके पास है, स्विस बैंक्स की भी सूचना उनके पास है, बाकी के टैक्स हेवंस की सूचना भी उनके पास है। अगर गंभीर हैं तो इन पर हाथ डालकर दिखाएं, ये वाला काला धन वापस लाएं। 150 से ज्यादा दिन हो गए जेएनयू का छात्र नजीब लापता है, उसका कोई पता नहीं। अब हाई कोर्ट में अपील गई हुई है और हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है, ये फैसला दिया है कि जल्दी से जल्दी पता किया जाए और केस चल रहा है। हेबियस कॉर्पस एक ऐसी अपील है जो मानवता की, जो सिविलाइजेशन की, जो सभ्यता की जो आगे फॉरवर्ड मार्च है, जो आगे चलना है, उसमें एक मील का पत्थर है। हेबियस कॉर्पस का मतलब यह है कि अदालत में अपील की जा सकती है कि जो शख्स नहीं मिल रहा या शक है कि वो अथॉरिटीज के, पुलिस के कब्जे में है, उसकी बॉडी, उसका जिस्म जिंदा या जैसे भी हो अदालत में प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। इसे माना जाता है कि एक एवोल्यूशन है, हमारे समाज की बुनावट को बेहतर बनाती है ताकि निरंकुशता या निरंकुश ताकत किसी भी सरकार के पास, किसी भी अथॉरिटी के पास ना हो। बिल्कुल इसी तरह सन 2005 में हमारे यहाँ आरटीआई का कानून लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसका मकसद भी यही था कि नागरिक को और ताकत दो, उसका सशक्तिकरण करो, ताकि सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट का जो एक आवरण होता है कि ये खुफिया जानकारी है, ये जानकारी नहीं दी जा सकती, ये क्लासिफाइड है, इस तरह की जो बातें होती है, बहुत से सरकारें ऐसी हैं दुनिया भर में जो बिल्कुल आयरन कर्टन बनाकर रखती हैं, एक ऐसा दीवार बनाकर रखती हैं कि नागरिक को अधिकार भी नहीं होता जानने का कि उसी के पैसे का दुरुपयोग कहां पर हुआ है या सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मंशा है, या कोई जानकारी चाहिए हो गवर्नेंस को लेकर, सरकार को लेकर, वो भी नहीं मिलती। तो आरटीआई हमारे यहाँ 2005 एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे नागरिक सशक्त होते हैं, एम्पावर होते हैं। अब सुना है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी जो है उसमें गुस्सा है, उसमें चिंता है, उनका सरोकार है कि आरटीआई से कमजोर पड़ेगी। अरुणा रॉय आपको बता रही हैं कि क्या क्या चिंताएं हैं। ऐसा है कि कानून के रूल्स में अमेंडमेंट्स हैं जी। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सूचना लेने के लिए कोई भी अर्जी दे तो कमीशन पहुंचने से पहले वो वापस अर्जी को ले सकते हैं। तो बार बार ये जो गलत चीज जो कही जाती है कि कुछ लोग सूचना के अधिकार से ब्लैकमेल करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं जी। ये तो ब्लैकमेल को बढ़ाएगा। मुझे आपके बारे में कुछ मुझे मिल गया, मुझे सूचना लेनी है, तो मैं सूचना के एप्लीकेशन डालूंगी और फिर मैं कहूंगी जनाब मैंने डाला है, अब उसका सौदाबाजी करिए। तो वो सौदाबाजी करेंगे, आपने मुझे खुश कर दिया तो मैं वापस ले लूंगी, और मुझे खुश नहीं किया तो वो जाएगा आगे। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो कानून बना था उसको भ्रष्टाचार बढ़ाने का कानून जैसे बन जाएगा, इससे मुझे बहुत चिंता है। जो दूसरी बात है जो मुझे बहुत चिंताजनक लगता है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि सूचना मांगने के जो व्यक्ति जो मांगता है वो उसकी देहांत हो जाए, वो जैसे भी हो वो सूचना फिर नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है ये बिल्कुल विपरीत है हमारी सोच की। 2 चीजें बताती हूँ। 60 से ज्यादा लोग अपने जान गंवा दिए हैं जिनको हम सच में बिल्कुल शहीद मानते हैं। अभी कह रहे हैं कि इसका क्या होगा। आपके ऐसे प्रश्न पूछने वालों का हत्या लगातार होगा क्योंकि वो सूचना बाहर नहीं निकलेगा, और ये मौत का दंड है। ये तो मैं सोचती हूँ इतना खतरनाक है कि इसको हम होने दें तो हम लोग अपने साथियों को मौत के दंड खुद ही दे रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर सड़कों पर लोगों को पीटा जा रहा है, जिसमें पिटाई के कारण लोग मरे भी हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियों को बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, उनकी भी पिटाई हो रही है। मटन और चिकन के नाम पर लोगों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ना बंद होने की सूरत में वहां पर भी हिंसा हो रही है। क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति है, सोची समझी एक कॉन्स्पिरेसी है, सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, या शासन का जो घोड़ा है वो पगला गया है और जो सवार है उस घोड़े पर, वो घोड़ा उनसे संभल नहीं रहा है, हाथ से बातें निकलती जा रही हैं, जिसका जो जी चाहे जहां चाहे कर रहा है। क्या यही सुशासन है? क्या यही भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाना है?
क्या यही चाल, चरित्र और चेहरा है? नमस्कार।